नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर की इस सीरीज में हम लोगों ने वर्णमाला, संधि और कल कारक पढ़ा। कल कारक दोस्तों हमने केवल समास को पढ़ने के लिए पढ़ा था, तो आज हम लोग समास को पढ़ेंगे। दोस्तों किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम में, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी पूछी जा रही है, वहाँ पर समास से कम 3 से 4% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जितने भी मार्क्स से क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आप 3 से 4% मार्क्स के पेपर, 3 से 4% दोस्तों समास के प्रश्न आप आराम से देख लेंगे। तो इसलिए समास को हम लोग को बहुत बेसिक से देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकलना है और ऐसे पढ़ना है जिससे एक भी प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों समास है क्या? समास का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द सार्थक शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। या ये कहें कि दो सार्थक शब्दों को मिलाकर के तीसरा नया सार्थक शब्द बनाना की जो प्रक्रिया है वही समास है। समास को अगर हम दोस्तों अलग अलग करें तो वो होता है सम, धन, आस। सम, धन, आस। सम का अर्थ होता है पास। आस का मतलब है यहां रखना। मतलब क्या दोस्तों? पास पास रखना। क्या पास रखना? दो शब्दों को पास पास रखना। ठीक है। समास को पढ़ने के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी मतलब हमें मालूम होना चाहिए और एक बार हमें उनका मतलब पता चल जाएगा। क्योंकि क्या है दोस्तों, केवल आप शब्द नहीं आ रहे, अब उनकी डेफिनेशन से भी प्रश्न आने लगे हैं। अगर आप हिंदी ग्रामर के कुछ पुराने प्रश्न देखेंगे तो आपको उनकी डेफिनेशन से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे समास के। तो एक बार हम देख लेते हैं कि समास की डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर गौशाला। ठीक है, अगर हम इसको अलग वर्ड बोले तो क्या होगा? गौ के लिए शाला, गाय के लिए एक शाला। ठीक है। अब इसमें दोस्तों दो शब्द हैं, देखिएगा कि जो पहले होगा उसको हम कहेंगे पूर्व पद। यह आप शब्द बार बार सुनाई देगा आपको हर डेफिनेशन में। तो पूर्व पद क्या होगा? जो पहले होगा, और जो बाकी का बाद का होगा उसे हम कहेंगे उत्तर पद। जो बाद का होगा दोस्तों उसको कहेंगे हम उत्तर पद, और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो कहलाएगा समस्त पद। ये तीनों शब्द आपको बार बार हर डेफिनेशन में सुनने को मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है गौशाला। गौशाला में जो पहले होगा वो कहलाएगा पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद जो पहले है, शाला जो बाद में है, और वह है उत्तर पद। और अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो कहलाएगा समस्त पद। ठीक है। तो गौशाला क्या है? एक समस्त पद है जिसमें जो गौ शब्द है वो पूर्व पद है और जो शाला है वो उत्तर पद है। ठीक है। अब कुछ और शब्द जो है आपको आगे सुनने को मिलेंगे, जैसे कि पहला है विशेषण। विशेषण क्या है? तो विशेषता बताने वाला शब्द, और दूसरा है विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ये दोनों शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। विशेषण वो है कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही है। जैसे कि सपोज कर लीजिए हमने बोला कि राधा बहुत सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर शब्द जो है हमने किसके लिए यूज किया? राधा के लिए यूज किया, तो वो क्या होगा? विशेषण है। और दूसरा जिसकी विशेषता बतलाई जाए, विशेष्य। वहां विशेष कौन है? वहां विशेष है राधा। ठीक है, राधा बहुत सुंदर है, तो सुंदर शब्द किसके लिए है दोस्तों? विशेषण, जो उसकी खूबसूरती के लिए बताया जा रहा है। और किसकी बताया जा रहा है? विशेष है वो शब्द, मतलब जैसे राधा। ठीक है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ठीक है दोस्तों, आगे एक और देखिएगा, एक शब्द आता है यहां पे उपमान, और दूसरा आता है उपमेय। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, जिससे उपमा दी जाए। और उपमेय है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि आप कहें कि राम चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, राम
चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें क्या है, राम की उपमा दी जा रही है किससे, चंद्रमा से, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसका उपमान होगा। और उपमेय जिसकी, राम क्या हुआ यहां पर, राम हुआ उसका उपमेय, जिसकी उपमा हम दे रहे हैं, जिसके लिए हम उपमा दे रहे हैं, जिसकी उपमा दी जाए। ये दोनों शब्द जरा देखिएगा, विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं। यहां पर क्या है, उसकी विशेषता बतलाएगा और यहां उसको किसी और चीज से उपमेय दिया जाएगा या किसी और चीज से कंपेयर किया जाएगा, उपमान और उपमेय में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, समास के भेद पढ़े और याद रखिएगा इन 6 लाइनों में आपको ये चीजें समझ में आ जाए। और इन 6 लाइनों से आजकल प्रश्न बनने लगे हैं। जैसे कि आजकल अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाएंगे अभी पिछले रिसेंट ईयर्स के, तो आपको ये प्रश्न मिलेगा कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस तरह के प्रश्न आप आराम से देख लेंगे, इसलिए इसको एक चार्ट में लिख लिया हमने और देखते हैं क्या बोलता है। तत्पुरुष समास, पहला समास का पहला भेद है दोस्तों तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद क्या है, उत्तर पद है दोस्तों पीछे वाला। उत्तर पद प्रधान मतलब कौन सा, पीछे वाला। प्रधान मतलब क्या, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। कर्मधारय समास, उसमें भी उत्तर पद प्रधान। द्विगु समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान, ठीक है। दरअसल जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कृत में तत्पुरुष समास के अंदर ही आप कर्मधारय और द्विगु समास को दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इन तीनों में जो है उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, बोलता है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान का मतलब क्या, पूर्व पद भी प्रधान होगा और साथ में उत्तर पद भी प्रधान होगा, मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर बराबर होगी। पांचवा है दोस्तों बहुव्रीहि समास। यहां लिखा है तीसरा पद प्रधान। मतलब क्या कि जब आप बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे उसमें भी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि पूर्व पद भी प्रधान यहां नहीं होगा, उत्तर पद भी नहीं होगा, किसी अन्य की बात हो रही होगी, किसी अन्य की बात हो रही होगी, वहां किसी तीसरे पद को की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। और आखिरी है दोस्तों अव्ययभाव समास। यहां पर क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व पद प्रधान का मतलब ये पहला वाला, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज में और बता दूं कि तत्पुरुष समास के भी 7 अलग भेद हैं, 7 अलग भेद हैं, बाकी सबके एक एक है, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं दोस्तों आगे। तत्पुरुष समास शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग ये भी समझ लें कि संधि में क्या होता था कि संधि में 2 वर्णों के मेल होते थे, ठीक है। और समास में क्या होता है, 2 शब्दों का मेल होता है, ठीक है। संधि में 2 वर्णों का मेल होगा, समास में 2 शब्दों का मेल होगा। संधि में विच्छेद होगा और समास में विग्रह होगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। और यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। वहां 2 वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न करते थे, एक नया वर्ण बनाते थे या वर्ण के दूसरे शब्द आते थे। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ कोई नया शब्द नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ 2 शब्द मिल रहे हैं, एक दूसरे की सहायता से एक नया शब्द बनाएंगे। यहाँ कोई वर्णों में परिवर्तन नहीं है, यहाँ कोई मात्राओं में परिवर्तन नहीं है, ठीक है। वहाँ मात्राओं में परिवर्तन हो रहा था, किसमें, संधि में। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या, तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास की दोस्तों डेफिनेशन क्या कहती है कि वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। हमने अभी इससे पहले भी देखा, क्या पढ़ा था हमने कि समास में, तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद कौन सा था, पूर्व पद के बाद वाला। पहला वाला स्टार्टिंग वाला क्या था, पूर्व पद, बाद में जो आता था वो उत्तर पद। उत्तर पद यहां प्रधान होगा, उत्तर पद की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियां, परसर्ग, लोप ही हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। अब ये क्या है, विभक्तियां, परसर्ग, इन्हीं चीजों के लिए हमने दोस्तों पिछली क्लास में जो है कारक को पढ़ा था, है ना। विभक्तियां परसर्ग दोनों कारक में थी, इसलिए देखिए इनके नाम भी देखिए, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान और भी आगे आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमने जैसे कर्म कारक पढ़ा, कर्ता कारक भी पढ़ा, मगर यहाँ कर्ता के आधार पर तत्पुरुष समास बस नहीं है, ठीक है। संबोधन और कर्ता ये 2 कारक जो हैं के आधार पर तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी जो बचे हैं, ठीक है, 6, उनके आधार पर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक में क्या मिलता था, को मिलता था हमको।
ठीक है। तो जब भी आपको, जैसे आपके पास शब्द आ जाएगा यश प्राप्त, चिड़ी मार या रथ चालक, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे, जब आप इन समास का विग्रह करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो शब्द उसको फिल करेगा ना, वहां पे वो को आ जाएगा। जैसे कि यश प्राप्त, ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे, यश को प्राप्त, है ना। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ठीक। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, देखिए को है, यश प्राप्त, तो यहां पे देखिए को शब्द आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। चिड़िया को मारने वाला आएगा, चिड़िया को, रथ को चलाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहां क्या है कि कर्म तत्पुरुष समास में जब आप उसको समास विग्रह करेंगे तब आपको वहां पर को शब्द ऑटोमेटिकली उसको फिल करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास कराएगा। अच्छा, अभी हमने क्या कहा कि उत्तर प्रधान होगा। अब उत्तर प्रधान का मतलब क्या है, जरा समझिएगा कि चिड़ियां बहुत सारी हैं, ठीक है, चिड़ियां बहुत सारी हैं, मगर उस व्यक्ति को बताने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति है उसको बताने के लिए यहां मार, ठीक है। चिड़िया है, चिड़िया का अलग शब्द हो गया, मगर उस व्यक्ति को क्या बता रहा भाई, चिड़ी मार, वो व्यक्ति चिड़िया को मारने वाला, ठीक है ना। रथ होंगे बहुत सारे, मगर उस व्यक्ति को बताने के लिए चालक, आप क्या बोलेंगे, वह व्यक्ति रथ चालक है। तो वह व्यक्ति अगर रथ चालक है तो वहां प्रधान आप किसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को बताने के लिए क्या है, यहां पर चालक है, ठीक है। इसलिए यहां पर उत्तर प्रधान है। क्या है यहां पर, उत्तर प्रधान, मतलब जो बाद में है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। चिड़ी मार, चिड़ियां होंगी बहुत सारी, मगर उस व्यक्ति को बताने के लिए कि वह व्यक्ति चिड़ी मार है, आप कैसे बताएंगे कि वह व्यक्ति चिड़ी मार है, ठीक है। तो मार शब्द वहां पर इंपॉर्टेंट हो गया, वहां मार शब्द क्या हो गया, उत्तर पद है, और उत्तर पद की यहां प्रधानता ज्यादा है, ठीक है। अगले में हम आते हैं, अगला है दोस्तों करण तत्पुरुष समास, ठीक है। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा शब्द हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे है मन चाहा, ठीक है, मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ। भूख मरा, भूख से मरा या भूख से मरा हुआ, ठीक है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि करण तत्पुरुष में हमें क्या मिलता है, से। करण कारक में क्या मिलता था, से। यहां क्या है, से। जैसे ही आप उसको विग्रह करेंगे आपको से या के द्वारा ये दोनों शब्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहां भी देखिए मन है, ठीक है ना, मगर अगर मैं अपने लिए बात करूं कि भाई मुझे ये मनचाही चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना, मन अपनी जगह है, मगर यहां चाहा शब्द की प्रधानता ज्यादा है, ठीक है। भूख सबको लगेगी, मगर अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि व्यक्ति भूख से मरा हुआ है, तो यहां पर क्या है दोस्तों, मरा शब्द की प्रधानता ज्यादा है, ठीक है। करुणापूर्ण में भी पूर्ण शब्द की प्रधानता ज्यादा है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल हम आए तो अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास हमें जैसे मालूम है कि संप्रदान कारक में क्या मिलता था दोस्तों, के लिए, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम समास में देखेंगे तो समास में भी हमें, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो हमें के लिए शब्द दिखेगा। जैसे कि देशभक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, देखिए के लिए शब्द आपको देखने को मिलेगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक। स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक। यहां पर भी देखिएगा उत्तर पद प्रधानता आपको यहां पर भी दिखेगी। जितने भी तत्पुरुष समास है आपको उत्तर पद प्रधान मिलेगा। देखिए देश है, इसकी व्यक्ति के लिए अगर हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति देशभक्त है, ठीक है ना, या अपनी देशभक्ति दिखाइए, तो वहां पर क्या है दोस्तों, भक्ति, देश से रिलेटेड और भी चीजें होंगी, मगर उस व्यक्ति को आप बता रहे हैं तो वहां क्या है दोस्तों, भक्ति पद की प्रधानता बड़ी हो जाएगी। हाथ के लिए चूड़ियां भी हो सकती हैं, मगर उस व्यक्ति को बताने के लिए क्या होगा, हथकड़ी, वह व्यक्ति हथकड़ी पहना हुआ है या उस व्यक्ति को हथकड़ी पहनाई है, ठीक है ना। स्नान घर, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या हो गया दोस्तों, यहां पर घर भी, जो घर भी क्या होगा, उत्तम, इसकी घर की प्रधानता यहां पर ज्यादा होगी। अब अगला आ जाते हैं दोस्तों चौथा, यह अपदान तत्पुरुष समास। अब इसको जरा गौर से देखिएगा कि करण तत्पुरुष में भी से का उपयोग होता है, अपदान में भी से का उपयोग होता है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहां अलग होने के प्रकार में, ठीक, पहला दूरी बताने के प्रकार में या डर के प्रकार में भी
इन तीनों जगह पे अगर से का उपयोग हो रहा है, ठीक है, जब आप किसी से जैसे मैंने आपको कल कारक में भी ये बताया कि अलग होने के लिए, डरने के हिसाब से या दूरी बताने के लिए भी अगर से का प्रयोग हो रहा है तो वह कौन सा कारक होगा, वह अपादान कारक होगा। और अगर वह अपादान कारक होगा दोस्तों तो उसी आधार पे हमने अपादान तत्पुरुष समास भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे धनहीन, धन से हीन, देखिए यहां क्या है, दोनों को अपोजिट कर रहा है ये वर्ड, धन से हीन, और यहां क्या था, मन चाहा, मन से चाहा, ये दोनों को मिला रहा था, ठीक। गुणहीन, गुण से हीन, समझ रहे हैं सर आप समझ रहे हैं सर दोस्तों कि गुण से हीन मतलब क्या है, वो दोनों के बीच में दूरियां बता रहा है, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, गुण से हीन, ठीक है। या देश निकाला, देश से निकाला हुआ, समझ रहे हैं आप, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, ठीक। और यहां पर क्या था, भूख से मरा, भूख के द्वारा मरा हुआ, ठीक। मन से चाहा, मन के द्वारा चाहा हुआ, ठीक। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण या करुणा के लिए पूर्ण, यहां क्या है, ये शब्द को मिला रहा है, यहां पर जो से है वो उसको मिला रहा है, और यहां क्या कर रहा है, वो उसको अलग कर रहा है। जैसे धन से हीन, धन से दूर हुआ व्यक्ति, गुण से हीन, गुण से हीन हुआ व्यक्ति, देश निकाला, देश से निकाला हुआ, समझ रहे, दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। तीनों एग्जाम्पल हमने देखे दोस्तों, तो इन दोनों में जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आता है प्रश्न में तो अपादान तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष, इन्हीं दो तत्पुरुषों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब आगे हम और भी 3 तत्पुरुष देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग संबंध तत्पुरुष समास को देखेंगे, ठीक है। संबंध में क्या आता था दोस्तों, काकी के रारी रे, है ना, संबंध में क्या था, काकी के या रारी रे, है ना, ये इनकी विभक्तियां थी या परसक थे, है ना। तो अब हम इसमें देखें कि जैसे राजपुत्र, है ना, राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा दोस्तों, राजा का पुत्र, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, का देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार देश रक्षा, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, देश की रक्षा, है ना। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, आपको यहां क्या मिल रहा है दोस्तों, यहां पर आपको विभक्तियां या परसर्ग देखने को मिल जाएगी जैसे ही आप इनका समास विग्रह करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और कि क्या यहां पर का की के की जगह कुछ और आ सकता है, तो आइए एक बार वो भी करके देखते हैं। अब मैं देखता हूं, से लगा के देखता हूं, सबसे पहले क्या लगा के देख रहा हूं, यहां पर मैं से लगा के देखता हूं, ठीक है। राजा से पुत्र, कोई शब्द नहीं बना, ठीक। देश से रक्षा, ठीक है, ये भी नहीं बनता। गृह से स्वामी, ये भी नहीं बनता, ठीक। अगर मैं दूसरा शब्द यहां पर जोड़ूं कि अगर मैं यहां जोड़ दूं के लिए, है ना, हमने एक और ये भी पढ़ा था के लिए, तो राजा के लिए पुत्र, देश के लिए रक्षा या गृह के लिए स्वामी, है ना। तो ये आप शब्दों में ले आएंगे मगर इनका समास नहीं बनेगा, मतलब क्या कि ये एक जैसे नहीं दिखेंगे, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। गृह का स्वामी गृह स्वामी कहलाएगा, देश की रक्षा करने वाला देश रक्षा कहलाएगा, राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं अधिकरण कारक पर। अधिकरण में कि दोस्तों क्या था, अधिकरण तत्पुरुष में कि यहां में, यहां पर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, मैं और पर, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, पुरुषोत्तम, ठीक है ना, पुरुषों में उत्तम, ठीक। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। यहां देखिए आपको विभक्तियां नजर आ जाएंगी, मैं, पर, और इन विभक्तियों की जगह कोई दूसरी विभक्ति अगर आप उसमें सेट करने की कोशिश करेंगे तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा, सार्थक वाक्य नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो उन दोनों को जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इन विभक्तियों को ऐसे यूज करना है कि जिनसे उसका मतलब निकले, ठीक है। जैसे पुरुषों में उत्तम क्या कहलाएगा, पुरुषोत्तम कहलाएगा। लोकों में प्रिय क्या कहलाएगा, लोकप्रिय कहलाएगा। आपके ऊपर जो बीती है, ठीक है ना, आप पर जो बीती है वो क्या कहलाएगा, आप बीती कहलाएगा। समझ रहे हैं आप कि यहाँ क्या है, दो शब्दों को मिला भी रहे हैं और एक शब्द मतलब ऐसे रखना है कि उस शब्द को अगर हम हटा भी दें तो उसका अर्थ ना बदले, ठीक है ना। आप पर बीती जो है वही आप बीती कहलाएगा। शब्द अगर मैं यहाँ से पर हटा दूं, दोनों को जोड़ दूं तो वह आप बीती हो गया। समझ रहे हैं आप कि शब्द का अनर्थ नहीं होना चाहिए, जो वो कहना चाह रहा है वही होगा। अब दोस्तों सातवां एक और समास है, वो कहलाता है नत्र तत्पुरुष समास, ठीक है ना। कई बार
कुछ एग्जामों में नत्र तत्पुरुष समास के नाम से आ जाता है, कई जगह केवल और केवल तत्पुरुष के नाम से आता है और कई जगह इसे काउंट नहीं भी किया जाता। ठीक है, तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा, कुछ बुक में नहीं मिलेगा। तो नत्र तत्पुरुष समास क्या है जरा देखेंगे कि नत्र तत्पुरुष समास में दोस्तों जब अर्थ निकलेगा उस चीज का ना, तो वहां उसका न या ना होने की प्रधानता दिखेगी आपको। ठीक है, जैसे अधीर, पहला एग्जांपल है दोस्तों अधीर, ना धीर। ठीक है ना, अधीर का अर्थ क्या होगा, ना धीर। अनर्थ, ना अर्थ। ठीक है ना, अनर्थ क्या है, जिसका कोई अर्थ ना अर्थ, जिसका अर्थ ना निकले। अमर, ना मर, जो मरे नहीं। मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ जो है उससे उसके अंदर से नकारात्मक या न का प्रधानता आपको समझ में आए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, नत्र तत्पुरुष समाएगा। जैसे कि अनिष्ट, ना इष्ट। ठीक है ना, अनावश्यक। ठीक है ना, अनावश्यक, ना आवश्यक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके आगे हमेशा अ लगा हो। ठीक है ना, उसका अर्थ जो निकले उसमें न दिखना जरूरी है। जैसे कि गैर वाजिब, ना वाजिब होना। ठीक है, तो ये है दोस्तों तत्पुरुष समास, नत्र तत्पुरुष समास। तो इसमें अगर प्रश्न में नत्र ना लिखा हो तो आप तत्पुरुष समास में भी क्लिक करके आगे बढ़े, वो भी उसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अगले जो समास है ना। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। अगर हम संस्कृत में बात करें दोस्तों तो कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के अंदर ही आता है। ठीक है, और कर्मधारय समास मगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर इसके डेफिनेशन से ही बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और ये हर बार आपको कंफ्यूज भी करेगा कर्मधारय और तत्पुरुष में और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में। तो इस समास को थोड़ा गौर से देखें और समझने की कोशिश करिएगा कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो। अब विशेषण क्या था मैंने आपको पहले ही बताया, विशेषण वो है, ठीक है, अभी बताता हूं मैं आपको। पहला शब्द इसका विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरा पद क्या हो, विशेष्य होता है। ठीक है, अथवा दूसरी क्या है कि एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। अब विशेषण क्या था, मैंने आपको क्या बताया, विशेषण वह है कि जिसकी विशेषता, जो शब्द विशेषता बतलाए। ठीक है, विशेषण क्या था, जो शब्द विशेषता बतलाए, और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। ठीक है, विशेष्य क्या है दोस्तों, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। ठीक है, विशेषण क्या था, वह शब्द, पहला पद क्या चाहिए, विशेषण जो उसकी विशेषता बतला रहा हो, और दूसरा जो कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। ठीक है ना, विशेषण वह है जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, वो क्या होगा, विशेषता बतला रहा होगा, और विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। ठीक है, और दूसरा दोस्तों एक है उपमान और दूसरा है उपमेय। उपमान क्या था, सेम उसी तरह कि जिससे उपमा की जा रही हो वह उपमान है, और जिसकी उपमा की जा रही है वह उपमेय है। मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया कि राधा बहुत सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर शब्द विशेषण हुआ। ठीक है, और राधा क्या हुई, विशेष्य हुई। उसी प्रकार राधा का मुख चंद्रमा के समान है, या किसी का भी नाम, राम का मुख चंद्रमा के समान है, तो राम क्या है, जो चंद्रमा है यहाँ पर उसके क्या कर रहे हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उपमान हुआ। और किसके लिए दे रहे हैं, राम के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, राम को कंपेयर करके, राम तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो उपमा किसकी दी जा रही है, राम की। तो उसी प्रकार दोस्तों यहां बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण बताएगा, दूसरा उपमेय, दूसरा विशेष्य बताएगा, या फिर तो पहला उपमान होगा, दूसरा उपमेय होगा। इन शॉर्ट में अगर बात करूं, ठीक है ना, ये हमेशा किसी ना किसी की विशेषता कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, तो समझ जाइएगा कर्मधारय समास है। ठीक है, जैसे कि नील गगन, पहला एग्जाम्पल, नील गगन। गगन देखिए गगन है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, नील गगन है, मतलब नीला गगन है ना। गगन समान हो सकता है, गगन जो है सामान्य हो सकता है कि वह देखो गगन है, ठीक है ना, वह आकाश है, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि आकाश इस समय नीला है ना। तो क्या हम बोल शब्द यूज कर रहे हैं, नील गगन। ये क्या है, विशेषता बता दी, उसकी विशेषता बतला दी। ठीक है, नीला है जो गगन, समझ रहे हैं आप, यहाँ क्या है कि विशेषता बतला रहा है, किसकी, गगन की। तो गगन क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। नील क्या है, विशेषण है। आया समझ में, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है कि भाई ठीक है गगन होगा, मगर इस समय क्या है कि गगन नीला है ना। तो क्या होगा उसका, अगर हम उसका समास वगैरह करें तो नीला है जो गगन।
ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा कहता है दुरात्मा। अब दुरात्मा क्या है? बुरी है जो आत्मा। देखिए आत्मा होगी, आत्मा है बहुत सारी, मगर वह आत्मा जो है वो बुरी है। तो आप कैसे बोलेंगे? दुरात्मा। दू शब्द जुड़ जाने से, ठीक है, दू यहां पर क्या है? विशेषण हो गया, और आत्मा क्या है? विशेष हो गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, दू क्या है? विशेषण, उसकी विशेषता बतला रहा है कि भाई वो बुरा है। आत्मा क्या बता रहा है? उसका विशेष है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। अगले पे आए हम, पर्णकुटी। ठीक है, पर्ण से बनी कुटी। अब देखिए कुटी जो है वो अलग अलग पत्तियों से या चीज़ों से बन सकती है, मगर इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है? ये कुटी पर्ण से बनी है। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी? कि ये पर्ण से बनी है, तो इसलिए क्या? पर्ण विशेषण हो जाएगा, कुटी जो है विशेष हो जाएगा, क्योंकि कुटी जो है उसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अगले पे आए हम, पीतांबर। पीत है जो आंबर, है ना, पीत है जो आंबर, या पीला है जो आंबर, है ना। अगले पे आ जाए हम, कनक लता। कनक के समान लता। ठीक है, कनक मतलब क्या? सोना। कनक के समान लता, जो लता है वो किसके समान है? सोने के समान है। अगला आते हैं हम, कर कमल। अगले शब्द में आते हैं हम, कर कमल। कमल के समान कर। ठीक है, कमल के समान कर। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों? कर कमल में कमल है, मगर जो कर है, कर उसकी विशेषता विशेषण बतला रहा है। ठीक है, जैसे अगले पे आते हैं, मुखचंद्र। चंद्र है, मगर क्या है? मुख इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा। मुख क्या है? विशेषण हो जाएगा, और चंद्र क्या है दोस्तों? यहाँ पर विशेष हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक और बात करें तो मुख चंद्र में क्या है दोस्तों? ये उपमान और उपमा की काम करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि एक पद तो एक है मुख, एक है चंद्र। एक पद दूसरे पद के क्या बता रहा है? उपमा बता रहा है। ठीक है, मुख जो है वो उपमेय है, और चंद्र जो है वो उपमान है। ठीक है, जरा शब्दों में ध्यान दीजिएगा। इससे पहले क्या था कि विशेषण और विशेष्य की बातें हम जब कर रहे थे तो पहला पद और दूसरे पद का खेल था, और मगर अगर हम उपमेय और उपमान की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर क्या होगा कि यहां पर दोनों शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, मगर एक उपमा बता रहा होगा, एक उपमेय बता रहा होगा। जैसे कि नर सिंह, ठीक है ना, सिंह रूपी नर, चंद्र के समान मुख। ये क्या है दोस्तों? एक उपमा बता रहा है, एक उपमान, कि भाई जो नर है वो सिंह रूपी है, जो नर है वो सिंह रूपी है। नर यहां पर क्या हो गया दोस्तों? उपमेय हो गया, सिंह क्या हो गया? उपमान हो गया। उसी प्रकार मृग नयन, ठीक है ना, मृग के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है ना। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, नीलकंठ और महादेव, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, परमानंद। परम है जो आनंद, और एक चरण कमल, है ना। इन तीन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ढंग से, कि एक तो हो गया नीलकंठ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि नीला है कंठ जिसका, अगर आप ये करेंगे तो आप शिव जी के पास जाएंगे, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। मगर जरा समझिएगा कि नीलकंठ एक चिड़िया भी है। ठीक है, तो हमेशा शब्द अगर आपके पास आया नीला है कंठ जिसका, तब तो आप लगाएंगे बहुव्रीहि समास। मगर अगर आपके पास केवल नीलकंठ लिखा है तो वह होगा हमेशा क्या? कर्मधारय समास। ठीक, क्योंकि नीलकंठ जब हम बहुव्रीहि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वह शब्द केवल और केवल उनके लिए यूज होगा। ठीक है, परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, अब चरण कमल और महादेव देख लेते हैं। महादेव में भी सीखिए, महान है जो देव, ठीक है ना। देवों में सबसे जो महान होगा वो होंगे महादेव, शिव। मगर यहां क्या बोल रहा है? महान है जो देव, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? महादेव शब्द यूज किया। अब जरा देखेंगे चरण कमल, यहां पर लगा है, देखिए योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह, अभी हम जब द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो जहां जहां योजक चिन्ह आ रहा होगा ना दोस्तों, वह सब मैक्सिमम क्या होगा? वह होगा क्या? द्वंद्व समास होगा। मगर यहां पर देखिए चरण कमल, चरण कमल में भी योजक चिन्ह लगा है, मगर ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। क्योंकि हमें जब भी हम इसका विग्रह करें ना, तब हमें समझ में आना चाहिए कि उत्तर किस तरफ जा रहा है। कि चरण कमल, यहां पर क्या है? यहाँ उपमेय और उपमान दिया जा रहा है। कमल का जो है, कमल की विशेषता बतलाई जा रही है, जो चरण है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वो कमल के समान कोमल है। ठीक है ना, जो आपके चरण है, जो आपके पैर हैं, वो कमल के समान कोमल है, तो इसलिए क्या कहा है? कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें विशेषता, इसमें क्या है? विशेषता बतलाई जा रही है किसकी? चरण की, कि वह कमल के समान जो है कोमल है, या कमल के समान दिखते हैं। तो यहां पर ये होगा कर्मधारय समास। मगर इसके आगे जब हम आगे द्वंद्व पढ़ेंगे तो जहां कहीं भी योजक चिन्ह आ रहा होता है ना, तो हम उसको ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं कि ये और दिखा रहा है, और वहां पर दोनों शब्द जो है बराबर होगा,
ठीक है। तो यहाँ योजक चिन्ह पे ना जाएं, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर योजक चिन्ह पे ना जाएं। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे ना, तब आपका उसका अर्थ जो है सार्थक निकलना चाहिए। उसका अर्थ जो है इस प्रकार निकले कि पहला पद प्रधान हो, पहला उसमें क्या हो, पहला पद विशेषण बतलाए या उपमान बतलाए, विशेषण बतलाए या दूसरा पद विशेष बतलाए, या फिर तो दोनों शब्द में से कोई एक उपमान बताए एक उपमेय बताए, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को जरा एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि यही पूरा सार है कर्मधारय समास का, कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष, पहली कंडीशन, या तो एक पद दोनों में से क्या हो, उपमान हो, और दूसरा पद क्या हो, उपमेय हो। जरा ये भी याद रखिएगा, एक पद उपमान हो दूसरा पद उपमेय। उपमान क्या था, जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है, उपमेय जिस व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही हो, विशेषण जिस शब्द से विशेष मतलब इसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, और विशेष जिस व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही हो, ठीक है ना। तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष्य पे, उपमान और उपमेय पे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया मुखचंद्र, ये उपमान और उपमेय का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर शब्द आगे पीछे जरा देखिएगा कि मुखचंद्र, मुख आगे है और चंद्र पीछे, मगर चंद्र के समान मुख। जैसे हम खोलेंगे इसका तो क्या हो गया, चंद्र के समान मुख, एक दूसरे की उपमा और उपमेय बता रहे हैं कि भाई मुख होंगे आपके, मगर आपका जो मुख है ना वो चंद्र के समान है, ठीक है। तो ये क्या है, एक उपमान बता रहा है, एक उपमेय बता रहा है। नरसिंह, नर होंगे बहुत सारे मगर ये सिंह रूपी नर है। देखिए जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो ये एक विशेषता बताएगा, दूसरा विशेषण बतलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा, कर्मधारय समास भी पढ़ा, और उसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे खासे देख लिए। जो डाउट आता था जैसे कि कर्मधारय और बहुवीर्य में, कर्मधारय और द्वंद्व में, वो भी हमने देखा। आगे अभी हम लोग को द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय भाव समास और बहुवीर्य समास, 4 समास और पढ़ने हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।